Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. This class is BSc first year Physics, paper first, Mechanics and Wave Motion. यह क्लास जो है BSc फर्स्ट ईयर का है, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन फिजिक्स का पहला पेपर है। इसमें से अभी आपका मैकेनिक्स चल रहा है, तो मैकेनिक्स में आज हम आपको बताएंगे बीम क्या होता है, बीम के कितने कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, बीम क्या होता है। बीम बीम नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा, छत का बीम होता है। उसके बाद जैसे कि यह क्या होता है, एक जैसे कि यही क्या है, एक आपका रॉड देख रहे हैं, यह भी एक प्रकार से बीम है। बीम रेक्टेंगुलर अथवा क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर अथवा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो पहला हेडिंग लगा लीजिए बीम, पहला हेडिंग लगा लीजिए बीम। बीम क्या होता है, बीम जो होता है एक आपका बार होता है, मतलब कि रॉड टाइप में होता है। यह सर्कुलर अथवा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो इसको नोट कर लेते हैं। ए बीम इज ए बार, ए बीम इज ए बार, अर्थात बीम जो होता है एक प्रकार से क्या होता है, छड़ होता है, और क्या होता है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और सर्कुलर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन whose length is large, whose length is large compared to its other like breadth and thickness। इसका मतलब यहाँ से आप क्लियर भी हो गए होंगे कि जो बीम होता है यह एक प्रकार से यूनिफॉर्म, सर्कुलर अथवा रेक्टेंगुलर, अर्थात वृत्ताकार या आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है, जिसकी लंबाई उसकी मोटाई और चौड़ाई की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जैसे यही आप देख रहे हैं, क्या है आपका, एक प्रकार से यह भी बीम ही है, रॉड है, यह क्या है, सर्कुलर है, यह आपका सर्कुलर है। इसी प्रकार से क्या होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, और इसकी लंबाई जो है, इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई की तुलना में क्या है, अधिक है। अर्थात कि ए बीम इज ए बार यूनिफॉर्म ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन whose length is large compared to other like breadth and thickness। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बीम ही हो जाएगा, या कह सकते हैं कि इस प्रकार से बीम आपका हो जाएगा, या क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यह क्या होता है, यह दोनों क्या है, एक प्रकार से बीम, क्या है, बीम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई और मोटाई की तुलना में क्या है, अधिक है, अर्थात यह क्या कहलाएगा, बीम कहलाएगा। तो इसको आप नोट करें। तो ए बीम इज ए बार ऑफ यूनिफॉर्म, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन whose length is large as compared to other dimensions या other such as breadth और थिकनेस।
अब ये तो आपका हो गया बीम, यहाँ से आपका क्लियर भी हो गया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट की। किसकी बात करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट क्या होता है, इसके बारे में देखें कि लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट होता क्या है। कि अर्थात बीम का जो बीम होता है वहाँ पे वह बीम जो होता है कई लेयर से मिलके बने होते हैं, कई लेयर से मिलके बने होते हैं। जैसे कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये डस्टर को ही उठा लीजिए, ये आपका डस्टर है, इसे उठा लीजिए। अगर देखा जाए तो एक प्रकार से ये भी क्या है, बीम ही है। इसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई ऊंचाई की तुलना में क्या है, अधिक है। और यह जो है यह कई हॉरिजॉन्टल लेयर से मिलके बना हुआ है, तो इसका जो एक लेयर कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहलाएगा। अर्थात ए बीम में बी regarded as made up of large number of horizontal layers placed one above the other। यहाँ से एक के ऊपर एक लेयर क्या होता है वही कहलाता है लेयर ऑफ द बीम कहलाता है। क्या कहलाता है? लेयर ऑफ द बीम। हम फिगर ही बना देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से देखा जाए यह क्या है, लेयर ऑफ बीम। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, फिगर से ही क्लियर हो रहा है, फिगर से ही आपका क्लियर हो रहा है कि यह जो बना हुआ है कि जो बीम है वह नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर। जैसे कि यहीं से हम देख लें, जैसे बीम है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एक लेयर के ऊपर एक लेयर क्या है, रखा हुआ है इस प्रकार से। तो अर्थात जो बीम है इसी को हम लेयर ऑफ बीम कहते हैं। तो यहाँ से फर्दर ईच लेयर में बी कंसीडर्ड एज ए मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर। यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो जो प्रत्येक लेयर होता है वह क्या होता है, एक फाइबर से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है। फर्दर ईच लेयर में बी कंसीडर्ड एज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर विच आर पैरेलल टू इट्स लेंथ। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो यही जो फाइबर्स होता है वह क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहलाता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि जो प्रत्येक लेयर होता है यह क्या होता है कि फाइबर से मिलकर बना होता है, जो कि पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। यहाँ से हमने एक लेयर को उठा लिया, हमने क्या किया, एक लेयर को उठा लिया। ये जो आपका लेयर ऑफ बीम है, अगर देखें तो किसी एक लेयर को हमने क्या किया, यहाँ से उठा लिया। जब यहाँ से एक लेयर को हमने उठा लिया तो यहाँ से जो प्रत्येक लेयर होता है हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर से मिलके बने होते हैं, और वह पैरेलल टू इट्स लेंथ होता है। उसके लेंथ के क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके लेंथ के पैरेलल होता है। ये देख लीजिए, लेंथ क्या है, पैरेलल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहते हैं। इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि बीम में बी रिगार्डेड एज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स प्लेस्ड वन अबव द अदर। तो यहाँ से जो बीम होता है यह कई लेयर से मिलकर बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, रखा होता है। और किसी एक लेयर को अगर हम उठा के देखते हैं, ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर से होता है, जो पैरेलल टू इट्स लेंथ, उसके लेंथ के पैरेलल होता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहते हैं। इसको आप नोट करें।
यहाँ से क्लियर ये हो गया होगा, आपका पहला बीम क्लियर हुआ कि बीम क्या होता है, यह एक यूनिफॉर्म सर्कुलर अथवा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है जिसकी लंबाई उसकी अदर डायमेंशन कर सकते हैं, अदर डायमेंशन जैसे कि उसका चौड़ाई हो गया, उसकी मोटाई हो गया, इसकी तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिसको हम बीम कहते हैं। तो यहाँ से जो हमने ये फिगर बनाया ये आप क्या है, बीम है। इस फिगर से ही क्लियर हो रहा है जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई और मोटाई की तुलना में क्या है, अधिक है। तो यह क्या है, बीम हो गया। अब लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो बीम होता है हम कंसीडर कर लेते हैं तो कई लेयर से मिलके बने होते हैं जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर के होता है। तो यहाँ से कि हम मान लेते हैं कि जो बीम होता है लार्ज नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर, कई हॉरिजॉन्टल लेयर जो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, रखा होता है, से मिलके बना होता है। अब पुनः फर्दर वी कंसीडर, पुनः हम मान लेते हैं किसी एक लेयर को अगर हम उठा लें, मान लीजिए इसी एक लेयर को हमने क्या किया, उठा लिया। अब यहाँ से एक लेयर को जो हमने उठा लिया हम देखते हैं कि यह क्या है, लार्ज नंबर ऑफ थिन फाइबर से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ से जो ये थिन फाइबर्स हैं उसके लंबाई के पैरेलल हैं, तो यही कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट कहलाएगा। तो फिगर से ही आपका क्लियर हो गया। इसका जो नोट्स होगा, इसका नोट्स आपके कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल होगा, यहाँ से इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं। फिगर के माध्यम से ही हमने आपको समझा दिया, इसको आप नोट करें। फिर हम आगे चलते हैं, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल सरफेस की। तो न्यूट्रल से हेडिंग लगा लीजिए, न्यूट्रल सरफेस ये आपका हो गया। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई बीम है। यह ऑलरेडी आप क्या हो गई, ये आपका बीम है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यही है, एक क्या है, हमारे पास कोई बीम है, इसको हम क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाई करके हम सर्कुलर आर्क में बेंड करते हैं। जब हम सर्कुलर आर्क में बेंड करेंगे तो जो इसका अपर साइड हो कॉन्वेक्स होगा और लोअर साइड क्या होगा, कनकेव होगा। अब यहाँ से इसको इक्वल एंड अपोजिट ये हम देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। कपल अप्लाई करते हैं तो हमने फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तो हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, सर्कुलर आर्क में बेंड करते हैं। इसको हम बीम को ही क्या किए, सर्कुलर आर्क में बेंड किया। ऑन अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट कपल एट द end of the beam, it beam into a circular arc. Due to this, the filament lying on the convex side are extended while those on the concave side are compressed. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्या होता है, यह आपका कॉन्वेक्स होता है या क्या होता है, कॉनकेव होता है। क्या होता है, कॉनकेव होता है। यहाँ से जब हम इसको इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई करेंगे तो जो अपर सरफेस होगा वो क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, फैलेगा, और जो लोअर एंड होगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। इसका मतलब यह क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, यह क्या होगा, कंप्रेस होगा, यह आपका कंप्रेस्ड होगा। अपर साइड आपका एक्सटेंडेड होगा, लोअर सरफेस क्या होगा, कंप्रेस होगा। और यहाँ पे जो मिडिल लेयर होता है, इस मिडिल लेयर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे कोई रॉड है, यही अगर बीम है, इसको हम हल्का सा अगर सर्कुलर आर्क में बेंड करते हैं, तो ऊपर का भाग जो होता है कॉन्वेक्स हो जाएगा, नीचे का भाग कनकेव हो जाएगा। आपको दिख भी रहा है कि हल्का सा हम मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट कपल्स में अप्लाई किए तो ऊपर का जो भाग है वो क्या है, एक्सटेंड किया, मतलब कि
फैला और नीचे का भाग क्या है, कंप्रेस हुआ, अर्थात यह कन्वेक्स हो गया, यह क्या होगा, कनकेव हो गया। अब जो मिडिल वाला भाग लेयर होता है, जो मिडिल का लेयर होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब रही बात, अभी आप कहेंगे इसको अगर मोड़ के हम क्या करा दे, एक सर्कुलर बना दे, वृत्त बना दे, तो इसका मिडिल लेयर जो होगा वह चेंज ही होगा, इसका मिडिल लेयर चेंज ही होगा। लेकिन यहाँ पे किया क्या जा रहा है, यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई किया जा रहा है। तो जिसके रीजन से सर्कुलर आर्क में हम बनाते हैं, तो जो अपर का भाग होता है कन्वेक्स बनाता है, नीचे का भाग जो होता है कनकेव बनाता है। इसका मतलब ऊपर का भाग क्या होता है, फैलता है, नीचे का भाग क्या होता है, सिकुड़ता है। अब बात करते हैं कि इन बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव साइड ऑफ द बीम देयर इज ए लेयर whose filament neither contracted nor elongated under bending। यहाँ से कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच में एक ऐसा फिलामेंट होता है, एक ऐसा फिलामेंट होता है कि जो कि नाइदर contracted nor elongated, called neutral surface, तो यहाँ से कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच में एक जो लेयर होता है वह क्या होता है, ना तो उसकी वृद्धि होती है, न तो उसमें क्या होता है, न तो उसमें संकुचन होता है, न तो उसका एक्सपेंड होता है। और वही लेयर जो कहलाता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच का जो फिलामेंट होता है वही कहलाता है न्यूट्रल सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रल सरफेस कहलाता है। इसको आप देख लें, इसको हम न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल लेयर कहते हैं। और न्यूट्रल लेयर, इसको हम न्यूट्रल सरफेस भी कहते हैं या इसको न्यूट्रल लेयर कहते हैं। इसको एक बार नोट कर ले तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहाँ से आपने देखा कि जैसे कोई बीम है, इसको हम इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई करते हैं। इन सर्कुलर आर्क में इक्वल एंड अपोजिट जब कपल अप्लाई करेंगे, जो अपर लेयर होता है वह इलोंगेटेड होता है, मतलब उसकी वृद्धि होती है, फैलता है। और जो लोअर सरफेस होता है वो क्या होता है, कनकेव बनाता है, अर्थात कंप्रेस होता है, या कह सकते हैं कंट्रैक्ट होता है, मतलब संकुचित होता है। और जो मिडिल लेयर होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बीच में जो लेयर होता है, उसमें न तो वृद्धि होती है और न ही कोई कमी होती है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम न्यूट्रल सरफेस कहते हैं या न्यूट्रल लेयर कहते हैं। इसको अगर आप नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लें, हम इसको इरेज करके नेक्स्ट बताते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग नेक्स्ट हेडिंग है आपका, प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिस प्लेन पर कोई भी बीम बेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, द प्लेन इन विच द बीम, द प्लेन इन विच बीम are called plane of bending, plane of bending। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिस प्लेन पर कोई भी बीम बेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेन ऑफ बेंडिंग आपको दर्शा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं किस प्रकार से प्लेन ऑफ बेंडिंग होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको हो गया प्लेन ऑफ बेंडिंग। जिस प्लेन पर कोई भी बीम जो होता है बेंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं।
It is the vertical plane. It is the vertical plane if the beam is placed horizontally. अगर जो आपका बीम है या क्या है हॉरिजॉन्टली रखा गया है तो प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होगा, वर्टिकल होगा. एंड इज द सेम एज द प्लेन ऑफ अप्लाइड कपल. यह क्या होगा, अप्लाइड का प्लेन जो होगा अप्लाइड कपल के बराबर होगा. अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं. इसी में हम आपको दोनों बता देंगे. न्यूट्रल एक्सिस की बात करते हैं. तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, वह एक्सिस जो प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल लेयर को एक साथ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं. अर्थात द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ बेंडिंग एंड न्यूट्रल लेयर. यहां से नोट कर लीजिए, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन ऑफ बेंडिंग, प्लेन ऑफ बेंडिंग एंड न्यूट्रल लेयर are called neutral axis, are called neutral axis. इसका मतलब ये है कि वह लाइन जो प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल लेयर को एक साथ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, वही कहलाता है आपका न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है. तो यहाँ से हम देख लेते हैं. अर्थात ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल लेयर हो गया, या क्या है आपका न्यूट्रल लेयर. ये आपका न्यूट्रल लेयर, ये आपका न्यूट्रल लेयर हो गया. ये आपका हो गया यन डैश. तो अर्थात जो लाइन प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल लेयर दोनों को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, ऐसे एक्सिस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं. तो यह एक्सिस क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा. अर्थात वह एक्सिस जो प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल लेयर दोनों को एक साथ क्या करे, बेंड मतलब कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं. इन ए होमोजीनियस बीम द न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विथ ए ज्योमेट्रिक एक्सिस. तो इसको आप नोट कर लें. उसके बाद हम चलते हैं बेंडिंग मोमेंट. पहले आप इसको नोट करें. आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या होता है. अर्थात द प्लेन इन विच बीम आर बेंड आर कॉल्ड प्लेन ऑफ बेंडिंग. जिस प्लेन पर कोई बीम क्या करता है, बेंड करता है, उसे प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं. और न्यूट्रल एक्सिस अर्थात जो लाइन या अर्थात जो एक्सिस न्यूट्रल लेयर और प्लेन ऑफ बेंडिंग दोनों को इंटरसेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं. फिगर में आपका क्लियर है. यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जब किसी भी बीम को, जैसे कि कोई आपका बीम है या क्या है, आपका बीम है. जब कोई बीम है, इसको हम अगर क्या करें, इसको हम बेंड करें, इसको हम बेंड अगर कर रहे हैं, इसको हम इक्वल एंड अपोजिट कपल अप्लाई करके इसको क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं. जब इसको हम बेंड करते हैं तो प्रत्यास्था के गुण के कारण, ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यह क्या करता है, तो यहाँ से इंटरनल एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है. तो इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी जब हम किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स, इट्स रीजन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दिस
प्रॉपर्टी आर कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड दिस बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। अर्थात जब किसी पिंड पर हम कोई विरूपक बल आरोपित करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को धारण करता है और इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। या सिंपल सी बात करते हैं कि रिस्टोरिंग और रिकवरिंग प्रॉपर्टी, या सिंपली कह सकते हैं कि यह क्या होता है, अपने पोजीशन के डिफॉर्म होने का अपोज करता है, जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यहाँ से कि इसमें एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, एक आंतरिक बल उत्पन्न होगा प्रत्यास्था के गुण के कारण, जो इसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। यह क्या है, यह आपका इनिशियल पोजीशन है। कोई बीम है, जब हम उसको बेंड करते हैं कपल अप्लाई करके, तो वहाँ पे एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसको इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, अर्थात इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। कह सकते हैं when a beam is bent by applying a couple externally, then due to elasticity of the material of the beam, an internal restoring couple is developed at each cross section। उसके प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे एक रिस्टोरिंग कपल डेवलप होता है। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, the restoring, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं या रिस्टोरिंग कपल कह सकते हैं। द रिस्टोरिंग कपल is equal to externally couple, अर्थात यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए जो रिस्टोरिंग कपल होता है वह एक्सटर्नली कपल क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल, कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल are called bending moment, तो अर्थात जो यही रिस्टोरिंग कपल होता है उसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह जो एक्सटर्नली बेंडिंग कपल होता है, रिस्टोरिंग कपल भी उसकी क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सी बात है, जब किसी भी बीम को हम कपल अप्लाई करके उसको बेंड करते हैं तो इंटरनली रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होता है जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। तो अर्थात जो रिस्टोरिंग कपल होता है वह एक्सटर्नली कपल के बराबर होता है। कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल आर कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। तो हम आशा करते हैं क्या वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जिसमें हमने आपको बताया बीम क्या होता है, बीम के बारे में बताया कि यह क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर या सर्कुलर बार होता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई और मोटाई की तुलना में अधिक होती है। अब लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट क्या होता है कि जैसे कोई बीम है, हम कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के ऊपर कई लेयर से मिलके बीम बना होता है और उसी एक लेयर, उसी जो एक लेयर है वह क्या है, कई थिन फाइबर से मिलके बने होते हैं। वह फाइबर जो होता है पैरेलल टू लेंथ होता है और वही फाइबर क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट कहलाता है। न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस को ही न्यूट्रल लेयर कहते हैं। जब हम कपल अप्लाई करते हैं तो ऊपर का भाग एक्सपेंड होता है, फैलता है, नीचे का भाग क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, लेकिन मिडिल के लेयर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो वही लेयर आपका न्यूट्रल सरफेस या न्यूट्रल लेयर कहलाता है। प्लेन ऑफ बेंडिंग क्या कहते हैं, जिस प्लेन पर कोई भी बीम
बेंड करता है उसे प्लेन ऑफ बेंडिंग कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? वह लाइन जो प्लेन ऑफ बेंडिंग और न्यूट्रल एक्सिस को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, उसे हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जब किसी भी बीम को हम कपल अप्लाई करके उसको बेंड करते हैं तो इंटरनली एक रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होता है जो उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। वही रीस्टोरिंग कपल का जो मैग्नीट्यूड होता है वही बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका पीडीएफ जो है, इसका नोट्स जो है आपके कॉलेज के ऐप पे मिलेगा, और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।